मोहन तेजी से भागते हुए गुफा की दूसरी तरफ, जहां पर एक छोटा सा झरना बह रहा था, उस ओर एक बहुत ही विशाल पत्थर था, उसकी आड़ में छिप जाता है। इस तरफ विजय बोरी लेकर उसमें खजाना भरने लगता है कि तभी गुफा की जमीन और दीवारें हिलने लगती है। वहां पर हल्के हल्के भूकंप के झटके महसूस होने लगे थे। विजय को समझ में आ चुका था कि अब किसी भी वक्त इस गुफा का प्रवेश द्वार बंद हो जाएगा और अगर यहाँ से जल्दी नहीं निकले तो हमेशा के लिए यहाँ पर कैद हो जाएंगे। उसने खजाने को अभी बोरी में भरने की शुरुआत ही की थी और अभी तक वो बोरी आधे से कम भी नहीं भर पाया था, लेकिन वक्त निकला जा रहा था और उसे जल्द ही फैसला लेना था। वो कुछ सोचता है। इस तरफ मोहन को भी भनक लग चुकी थी कि उनका समय अब खत्म हो रहा है और कुछ ही पलों में ये गुफा बंद होकर गायब हो जाएगी, जैसा कि रतनलाल ने कहा था। लेकिन उसके सामने साक्षात मौत खड़ी थी, जो उसका बाहर निकलने के लिए इंतजार कर रही थी। तभी मोहन एक तरकीब निकालता है। वो पत्थरों की आड़ से बाहर निकलकर अपने हाथ में पकड़ा हुआ वो कटा हुआ सिर उस बड़े से नाग को दिखाते हुए उसकी विपरीत दिशा में उछालकर फेंक देता है। वो नाग उस सिर की तरफ आकर्षित होकर उसे खाने के लिए उसके पीछे चला जाता है। यही वो मौका था जब मोहन वहां से निकल सकता था और मोहन इस मौके को छोड़ना नहीं चाहता था। वो फुर्ती से वहां से भाग निकलता है। इधर विजय भी उसका इंतजार कर रहा था। वो दोनों जल्दी से भागते हुए उस मायावी गुफा से बाहर निकल जाते हैं। गुफा का प्रवेश द्वार धीरे धीरे बंद हो रहा था, इसलिए वो दोनों तेजी से भागकर वहां से बाहर निकल गए। और आश्चर्य, थोड़ी ही देर में गुफा का दरवाजा बंद हो गया। वो गुफा वहां से ऐसे गायब हो गई थी मानो जैसे वो वहां कभी थी ही नहीं। दोनों दोस्त अब उस गहरे खुदे हुए खड्डे में थे। वो दोनों मदद के लिए ऊपर खड़े रतनलाल को आवाज लगाते हैं ताकि रतनलाल नीचे रस्सी फेंककर उन्हें ऊपर खींच ले। दोनों रस्सी को पकड़कर बाहर आते हैं। रतनलाल उनसे पूछता है, क्या हुआ? तुम्हें इतनी देर क्यों लगी? और वो मायावी खजाना कहाँ है? तब विजय और मोहन उसे वहां घटी हुई सारी घटना बताते हैं और ये भी बताते हैं कि इतना भारी खजाना उठाकर लाना मुमकिन नहीं था, इसलिए जो रस्सी उसने नीचे उन दोनों को खींचने के लिए छोड़ी थी, खजाना उसी रस्सी से बांध कर रखा है। फिर तीनों मिलकर उस रस्सी से बांधा हुआ वो खजाना ऊपर खींच लेते हैं। जैसे ही वो खजाना ऊपर आता है, वैसे ही उसे देख रतनलाल की आंखें फटी की फटी रह जाती है। रतनलाल घबरा कर कहता है, ये क्या लेकर आए हो तुम अपने साथ? सामने पड़े खजाने को देखकर रतनलाल के चेहरे पर डर और चिंता के भाव उभरने लगे थे। उसके चेहरे पर एक किस्म का तनाव था। रतनलाल घबराते हुए पूछता है, ये क्या लेकर आए हो तुम अपने साथ? रतनलाल का ऐसा रिएक्शन देखकर मोहन और विजय दोनों हैरान होकर कभी रतनलाल को तो कभी एक दूसरे को देख रहे थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि रतनलाल ऐसा क्यों बोल रहा है। मोहन असमंजस में पड़ते हुए पूछता है, क्या हुआ रतनलाल जी? आप कुछ परेशान लग रहे हैं। क्या आप खजाने को देखकर खुश नहीं हैं? विजय भी रतनलाल को इतना अपसेट देखकर उसे उसकी वजह पूछते हुए कहता है, हाँ रतनलाल जी, मोहन ठीक कह रहा है। क्या आप खुश नहीं हैं खजाने को देखकर? बड़ी मेहनत से हासिल किया है हमने इसे और आपने भी तो इसमें हमारी काफ़ी मदद की है, तो इसमें आपका भी एक हिस्सा है। रतनलाल उखड़े हुए लहजे में कहता है, हाँ मैं जानता हूँ कि इसे हासिल करने में बहुत मेहनत और उठापटक करनी पड़ी है और इसमें मैंने भी तुम्हारी मदद की है, लेकिन इतना बोलकर रतनलाल खामोश हो जाता है। उसका ब्लड प्रेशर थोड़ा बढ़ गया था, इसलिए वो शांत होकर लंबी लंबी सांसें लेने लगा। विजय और मोहन को अब भी कुछ समझ में नहीं आता कि रतनलाल इतना क्यों हाइपर हुआ जा रहा है। रतनलाल को समझाते हुए मोहन कहता है, रतनलाल जी, आप इतना टेंशन क्यों ले रहे हैं? बात क्या है, साफ साफ बताएंगे। आपके चेहरे पर खजाना मिलने की खुशी दिखाई नहीं दे रही, बल्कि आप तो तनाव में नजर आ रहे हैं। रतनलाल अपनी नाराजगी जताते हुए कहता है, शायद तुम लोग भूल गए, लेकिन याद है गुफा में जाने से पहले मैंने तुम दोनों से क्या कहा था? रतनलाल की बात सुनकर दोनों दोस्त सोच में पड़ जाते हैं
और याद करने की कोशिश करते हैं। विजय कुछ याद करने की कोशिश करते हुए कहता है, क्या कहा था आपने? मुझे तो इतना कुछ याद नहीं आ रहा है। मोहन, तुझे कुछ याद है? मोहन भी अपने दिमाग पर जोर देते हुए कहता है, क्या कहा था, क्या कहा था? हाँ, याद आया। आपने शायद कहा था कि अंदर कई बड़े और अनजान खतरे हो सकते हैं, उनसे सावधान रहना और खजाना मिलते ही तुरंत उसे उठाकर समय रहते बाहर आ जाना। रतनलाल अपने सिर पर हाथ मारते हुए कहता है, अरे मूर्खो, इन सब के अलावा मैंने कुछ और भी कहा था, वो याद नहीं तुम्हें? विजय मुंह बनाते हुए कहता है, अब आप ही बता दीजिए, हमें तो कुछ याद नहीं आ रहा है। रतनलाल गुस्से से कहता है, तुम ये पूरा का पूरा संदूक ही उठा कर ले आए, जबकि मैंने तुम्हें साफ साफ शब्दों में कहा था कि खजाना मिलने के बाद ना ज्यादा ना कम, बल्कि अपनी आवश्यकता के अनुसार ही उस धन को अपने साथ लाना। लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी और अपनी मनमानी कर ही डाली। क्यों किया तुमने ऐसा, बताओ मुझे। रतनलाल की बात सुनकर विजय कहता है, आपकी बात सही है कि आपने हमें बताया था, लेकिन आपको पता नहीं हमारे साथ नीचे उस गुफा के अंदर क्या क्या हुआ। हम कई मुसीबतों का सामना करते हुए वहां तक पहुंचे जहां ये गुप्तधन छुपा कर रखा हुआ था। फिर विजय और मोहन दोनों उसे सारी बातें बताते हैं कि कैसे वो मुसीबतों से जूझकर खजाने तक पहुंचे। विजय आगे बताता है, अंदर हमारी मुठभेड़ एक बहुत बड़े और खतरनाक नाग से हुई। उसने तो लगभग हमें मौत के दर्शन ही करा दिए थे। तब मोहन ने अपनी जान की परवाह ना करते हुए अकेले उस नाग को संभाला। उस भयानक काले नाग से निपटने में ही हमारा काफी वक्त जाया हो गया, और जब मोहन उस मुसीबत को वहां से दूर ले गया, तब कहीं जाकर मुझे उस खजाने तक पहुंचकर उसको पाने का मौका मिला। और जब खजाने को समेटकर अपने साथ लाने की बारी आई, तब तक वक्त खत्म हो चुका था और उस खजाने को आपके कहे अनुसार बोरी में भरकर लाने का वक्त नहीं था। तब मैंने सोचा कि वक्त निकला जा रहा है, तो क्यों ना इस संदूक को ही उठा लिया जाए। इसीलिए मैंने इस पूरे के पूरे संदूक को ही अपने साथ लाना ठीक समझा। विजय की बातों से सहमत होते हुए मोहन कहता है, हाँ रतनलाल जी, विजय सही कह रहा है। अगर हम ऐसा नहीं करते तो हमारे हाथ कुछ भी नहीं लगता, और इतनी जद्दोजहद करने के बाद भी हम दोनों को खाली हाथ वापस आना पड़ता, और मुझे ये मंजूर नहीं था। रतनलाल उन दोनों को समझाते हुए कहता है, मानता हूं कि तुमने इसके लिए काफी मशक्कत की है, लेकिन कुछ बातों का तुम्हें इल्म नहीं है। जिस चीज के बारे में पता ना हो, उसे गलती से भी छेड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि इसका अंजाम काफी हद तक खतरनाक हो सकता है। रतनलाल उन दोनों को समझाते हुए आगे कहता है, मानता हूं कि तुमने इस खजाने को पाने के लिए काफी मेहनत की है, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती है जो हमारे समझ से भी परे होती है। अधूरा ज्ञान और अधूरी जानकारी हमेशा मुसीबत को न्योता देती है। अगर तुम इतने ही ज्ञानी और काबिल होते तो फिर मेरे पास क्यों आते? तुम दोनों इसलिए मेरे पास आए थे ना, क्योंकि तुम्हें इस बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। तुम कुछ भी नहीं जानते थे कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। तुम दोनों इस अप्राकृतिक घटना से अनजान थे, इसीलिए तो तुम दोनों मेरी मदद मांगने आए थे। तुम्हारी सारी बात सुनकर और तुम्हारे सभी दुख दर्द जानकर मैंने भी तुम्हारी मदद करने से इनकार नहीं किया, क्योंकि मैं जानता हूं कि गरीबी और लाचारी से भरी जिंदगी जीना कैसा होता है। कैसा लगता है जब अपने रिश्तेदार ही अपना साथ छोड़ देते हैं। तुम दोनों को मैंने अपना छोटा भाई समझा, और मुझे तुमसे ये उम्मीद थी कि तुम मेरी सभी सूचनाओं का पालन करोगे, लेकिन आखिर में तुम दोनों ने वही किया जो नहीं करना चाहिए था। रतनलाल की बातें सुनकर विजय थोड़ा सा बौखला जाता है। वो पूछता है, आप कब से यही कह रहे हैं कि इस संदूक को अपने साथ नहीं लाना चाहिए था? आखिर ऐसी क्या बात है इस संदूक में जो इसे यहाँ नहीं लाना चाहिए था? और आप इतने बड़े तांत्रिक होकर डर क्यों रहे हैं? साफ साफ बताएंगे। रतनलाल गंभीर लहजे में कहता है, वही तो कब से समझाने की कोशिश कर रहा हूं तुम दोनों को कि ये संदूक कोई आम संदूक नहीं, बल्कि अनंत संदूक है। मोहन सवालिया निगाहों से पूछता है, अनंत संदूक मतलब?
रतनलाल उसके सवाल का जवाब देते हुए आगे बताता है, अनंत संदूक मतलब इस संदूक में रखा हुआ धन कभी भी खत्म नहीं होगा। वो अनंत काल तक ऐसा ही भरा पूरा रहेगा। लेकिन ऐसा क्यों? मोहन और विजय एक साथ पूछते हैं। तब रतनलाल बताता है, ऐसा इसीलिए कि ये अनंत संदूक असुरों और राक्षसों का है, इसलिए ये शापित है। मैंने पहले भी कहा था कि ये तीसरे प्रकार में आने वाला और जोखिम से भरा गुप्त धन है। कई निर्दोष लोगों के खून का जिम्मा इस पर है, क्योंकि इस धन को पाने के लिए असुरों और राक्षसों ने काफी कत्लेआम किया था। जब तुम दोनों उस गुफा के अंदर जा रहे थे, तब मैंने तुमसे कहा भी था कि आवश्यकता के अनुसार ही उस धन को अपने साथ लाना, नहीं तो लालच, ईर्ष्या और अहंकार भी इस खजाने के साथ बाहर आएंगे। और अब वो बाहर आ चुके हैं। विजय इधर उधर देखते हुए कहता है, कहाँ है? मुझे तो नहीं दिख रहे। रतनलाल विजय की नादानी पर मुंह दबाकर मुस्कुराते हुए कहता है, वो तुम्हें दिखेंगे नहीं, पर हर समय तुम्हारे साथ रहेंगे। और जैसे जैसे तुम इस धन को खर्च करते जाओगे, वैसे वैसे तुम्हारी भूख बढ़ती ही जाएगी। वो कभी नहीं मिटेगी। जिस तरह इस अनंत संदूक का धन कभी खत्म नहीं होगा, उसी तरह से तुम्हारी चाहते और तुम्हारी इच्छा आकांक्षाएं भी कभी खत्म नहीं होगी। तुम अपने आप को अंधेरे में पाओगे। ये लालच, ईर्ष्या और अहंकार हमेशा तुम दोनों पर हावी रहेंगे और तुमसे वो चीजें करवाएंगे जो तुम दोनों ने सोची भी नहीं होगी। और एक दिन ऐसा आएगा। रतनलाल अपनी बात पूरी करता, तभी विजय उसे टोकते हुए गुस्से से कहता है, बस रतनलाल जी बस, हमें डराना बंद कीजिए। हम आपकी इज्जत करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी कहे और हम चुपचाप सुन ले। विजय और मोहन रतनलाल की बातों से डरने लगे थे, मानो या ना मानो। लेकिन रतनलाल की बातें उनके दिलो दिमाग में घूम रही थी और अपना असर दिखा रही थी। कहीं ना कहीं उन्हें भी अब इस बात का एहसास हो रहा था और थोड़ा डर भी लग रहा था। लेकिन दोनों ने भी अपने चेहरे पर डर को जाहिर नहीं होने दिया। ऐसा ही होता है, इंसान कभी सच को स्वीकार नहीं करता, या फिर वो स्वीकार करना ही नहीं चाहता। दूसरों ने बताई हुई समझदारी वाली बातें कितनी भी सच हो या फिर कितनी भी वैध हो, इसके बीच इंसान का ईगो कहो या फिर अहम आड़े आ ही जाता है। वो हमेशा अपने आप को ही सही साबित करना चाहता है। मैं कैसे सच्चा हूँ और तुम कैसे गलत हो, बस इसी जद्दोजहद में लगा रहता है। विजय और मोहन के साथ भी यही हो रहा था। रतनलाल ने कही हुई समझदारी की बातों की दस्तक को वो दोनों अनसुना कर रहे थे, क्योंकि उनके कानों और आंखों पर अब उस खजाने की खनक और चमक ने अपना कब्जा कर लिया था। रतनलाल उन्हें फिर से समझाते हुए आगे कहता है, अभी भी वक्त है, मेरी बात मान लो। अपनी आवश्यकता के अनुसार इस अनंत संदूक में से कुछ धन निकालकर अपने पास रखो और इस संदूक को यही गाड़ दो, वरना अनर्थ हो सकता है। रतनलाल की वही घिसी पिटी बातें सुनकर दोनों दोस्त अब तंग आ चुके थे। उन्हें लग रहा था कि हो सकता है कि रतनलाल उन्हें गुमराह करने की कोशिश कर रहा हो। मोहन कहता है, हम कुछ सुनना और समझना नहीं चाहते। जब सामने इतना बड़ा समंदर है तो हम लोटा भर पानी में क्यों संतुष्टि मनाएं? इस गुप्त धन को पाने के लिए हमने काफी मेहनत की है और कई खतरों का सामना किया है। और मुझे एक बात बताइए, क्या आपको ये खजाना नहीं चाहिए? क्या आपकी जिंदगी में पैसों की कमी नहीं? क्या आप अपनी परिवार की जरूरतें पूरा नहीं करना चाहते? रतनलाल नम लहजे में कहता है, पैसों की जरूरत तो माँ लक्ष्मी और भगवान कुबेर को छोड़कर इस दुनिया में सबको है, और सबकी तरह मेरी और मेरे परिवार की भी जरूरतें हैं। लेकिन इसका मतलब लालच में पूरी तरह अंधा हो जाना नहीं है। इंसान को हमेशा अपनी जरूरत के हिसाब से ही चलना चाहिए, क्योंकि ज्यादा लालच इंसान की नैया कभी ना कभी तो डुबा ही देता है। और रहा सवाल मेरा, तो इस सफर में मैंने तुम दोनों का जितना साथ दिया है, जितनी मेहनत की है, मैं उतना ही धन लूंगा। लेकिन मैं ये भी कहता हूँ कि एक बार फिर ठंडे दिमाग से सोचो, मेरी बात सुनो। विजय बीच में दखल देते हुए कहता है, आप हमारी बात सुनिए रतनलाल जी, आप हमें और ना वर्गलाए। हमने इसे अपनी जान पर खेलकर हासिल किया है और इस गुप्त धन का संकेत मुझे मिला था, तो अब ये मेरा है। आप अपना हिस्सा लीजिए और चलते बनिए।
तीनों के बीच की बहस का कोई समाधान नहीं निकल रहा था। रतनलाल उन्हें समझाते समझाते थक चुका था, लेकिन वो थे कि मानने को ही तैयार नहीं थे। आखिरकार रतनलाल ने हार मान ली। अंत में फिर उन दोनों ने वही किया जो उन्हें ठीक लगा। दोनों ने रतनलाल को उसके हिस्से का धन दिया, जिसके बाद अपना हिस्सा लेकर रतनलाल वहां से बिना कुछ बोले चला गया।